हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 यूरोपियन कॉलोनियलिज्म। ओके एंड गाइस, दिस इज आवर लास्ट लेक्चर, सो आई होप यू गाइस हैव सीन प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो ऑफ दिस चैप्टर। ओके, बिकॉज सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। अगर आप लोग डायरेक्टली ये देखोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला। ओके, सो हमारा सब कुछ हो गया पढ़ के, बस हमें क्या देखना है, अफ्रीका। वो भी हम अभी देख लेंगे एंड इट विल बी आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। सो 2.3.4 अफ्रीका। ओके, सो यूरोपियन ट्रेवलर्स रीच अफ्रीका आल्सो। तो देखो, जैसे कि हमने पढ़ा कि यूरोपियन सब जगह ट्रेवल कर रहे थे और वो हर जगह अपनी कॉलोनी बनाए ही जा रहे थे। उन्होंने अमेरिका में अपनी कॉलोनी बनाई, एशिया में बनाए एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अब क्या रह गया था, बस बचा अफ्रीका। तो उन्होंने अपनी अफ्रीका में भी कॉलोनी बना ली थी, वो अफ्रीका तक भी पहुंच चुके थे। हाउएवर अफ्रीकन टेरिटरी विथ इट्स डेंस फॉरेस्ट, वाइड स्प्रेड लेक्स, स्वैम्प्स एंड डिजर्ट्स वाज अनफेमिलियर टू देम। तो देखो, अफ्रीकन टेरिटरी कैसी थी, अफ्रीका का लैंड कैसा था, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट था वहाँ पे, बहुत दूर दूर तक के लेक्स थे, बहुत ज़्यादा, एंड स्वैम्प्स एंड डिजर्ट्स, यानी कि या तो एकदम ही सूखा था या फिर एकदम वेटी लैंड्स था। और ऐसे में ब्रिटिशर्स को वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था उन लोगों के लिए। ओके, सो लेपोल्ड सेकेंड, द किंग ऑफ बेल्जियम, हैड कॉन्गो अंडर हिज डोमिनेंस। तो देखो, जो बेल्जियम का किंग था, इसका नाम क्या था, लेपोल्ड सेकेंड, उसके अंडर में था कॉन्गो। अब कॉन्गो क्या है, कॉन्गो एक कंट्री है। ओके, किधर है वो, सेंट्रल अफ्रीका में। ओके, सो सेंट्रल अफ्रीका में कॉन्गो जो है वो किसके अंडर में था, बेल्जियम के किंग के अंडर में था। ओके, और कॉन्गो में वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट रिवर है। ओके, ये चीज़ याद रखो कि वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट रिवर कहाँ है, कॉन्गो में। ओके, ही कन्वेंटेड अ जोग्राफिकल कॉन्फ्रेंस इन ब्रुसेल्स इन 1876। तो जो किंग था बेल्जियम का, उसी ने ही अरेंज किया था एक जोग्राफिकल कॉन्फ्रेंस इन ब्रुसेल्स में। कब किया था, 1876 में। यूरोपियन जोग्राफिकर्स एंड रिसर्चर्स हैड गैदर इन दिस असेंबली। तो यूरोपियन जोग्राफिकर्स एंड रिसर्चर्स आए थे यहाँ पे। इट वॉज डिसाइडेड दैट टू इस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड सिविलाइजेशन ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। ओके, सो जब ये लोगों ने कॉन्फ्रेंस बुलाया था किंग ने, तो इसमें क्या था, इसका नाम इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड सिविलाइजेशन ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। और ये किस लिए बना था, देखो हमें बताया गया यहाँ पे, फॉर द पर्पज ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज इन अफ्रीका। डिसेमिनेशन मतलब क्या होता है कि स्प्रेड, ठीक है। तो नॉलेज स्प्रेड करने के लिए किस चीज़ की नॉलेज, एक्सप्लोरेशन एंड सिविलाइजेशन की, ठीक है। अफ्रीका में क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, अफ्रीका सिविलाइज होना चाहिए और एक्सप्लोरेशन होना चाहिए। वहाँ के बाद में वहाँ पे रहकर वहाँ पे और जानते उस पर रिसर्च कर दे। इस चीज़ के लिए क्या बना हुआ था, ये एसोसिएशन बना हुआ था। ओके, इन 1854 अ कॉन्फ्रेंस ऑफ यूरोपियन नेशंस वर ऑर्गेनाइज इन बर्लिन टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज इन अफ्रीका अवेलेबल टू देम, ठीक है। तो इन 1884 में एक और कॉन्फ्रेंस आई यूरोपियन नेशंस की, जो किस लिए आई थी, ताकि जो भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है अफ्रीका में उसको वो लोग एक्सप्लोर कर सके, ठीक है, जान सके, उसके बारे में एनालाइज कर सके। ओके, सो द ट्रू purpose of this conference was to discuss the possibilities of dividing the African territory among themselves। तो जो मेन मकसद था, ओके, सो मेन रीज़न था, प्राइम इंटेंशन उन लोगों का क्या था कि जो भी अफ्रीकन की टेरिटरी है वो हम आपस में बांट लेंगे। अभी उन लोग ये सारी चीज़ें पे रिसर्च कर रहे थे कि कितना है, क्या है, और हम लोग आपस में इसको कैसे डिवाइड करें। ओके, इन द बर्लिन कॉन्फ्रेंस द बेल्जियम supremacy in Congo was acknowledged by all and the Congo was renamed as the Congo Free State। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है बेल्जियम। बेल्जियम क्या होता है, बेल्जियम के लोगों को, ठीक है, बेल्जियम के लोगों को क्या बोला जाता है, बेल्जियन। ओके, वो बेल्जियम था, ये क्या है, बेल्जियन। ओके, सो जो बर्लिन में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये सारी यूरोपियन कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया कि हाँ, जो कॉन्गो है वो किसकी सुप्रीमेसी में है, वो बेल्जियम के किंग की सुप्रीमेसी में। ओके, लेपोल्ड सेकेंड की सुप्रीमेसी में। सबने ये बात एक्सेप्ट की और बाद में क्या हुआ कि जो कॉन्गो था उसको रीनेम कर दिया गया एज कॉन्गो फ्री स्टेट। और ये रीनेम किसने किया था, किंग ने ही किया था। ओके, बेल्जियम का किंग नहीं, उसने बोला कि यहाँ पे मेरी सुप्रीमेसी ज़्यादा है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि कॉन्गो का नाम क्या हो जाए, कॉन्गो फ्री स्टेट, और कॉन्गो का नाम क्या हो गया, कॉन्गो फ्री स्टेट। इट वॉज ऑल्सो डिसाइड इन द कॉन्फ्रेंस दैट इफ एनी ऑफ द यूरोपियन नेशन फेल इन यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इन द कॉलोनीज अंडर देयर चार्ज then the nation should give it up to another European nation। ओके, सो वहाँ पर ये भी डिसाइड हुआ, देखो पहले तो कॉन्गो का नाम क्या हो गया, कॉन्गो फ्री स्टेट। उसके बाद ये भी डिसाइड हुआ कि जो भी यूरोपियन नेशन का जो भी लैंड दिया जाएगा, अगर वो लैंड वो यूज़ नहीं करता, सपोज कि फ्रांस को कुछ लैंड दिया गया है
और फ्रांस वो चीज़ नहीं यूटिलाइज कर रहा है, मतलब कि उसका फ़ायदा नहीं उठा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो लैंड गिव अप करना पड़ेगा और किसी और यूरोपियन नेशन को देना पड़ेगा। ओके, जॉर्ज थेवन गोल्डी वॉज अ ब्रिटिश सिटीजन हु फाउंड द नेशनल अफ्रीका कंपनी इन इंग्लैंड। तो देखो जॉर्ज थेवन गोल्डी एक ब्रिटिशर था, एक कॉमन मैन था, ठीक है, लेकिन वह क्या था, ब्रिटिशर था। ओके, सो उसने फाइंड किया था, यानी कि स्टैब्लिश किया था द नेशनल अफ्रीका कंपनी इन इंग्लैंड। ओके, अ चार्टर वॉज इशूड टू हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिटिंग टू कंडक्ट ट्रेडिंग ऑपरेशन इन नाइजीरिया। तो ब्रिटिशर्स ने एक चार्टर, आप समझ जाओ इजी लैंग्वेज में, कि एक उसको लेटर भेजा गया कि तुमको हम परमिशन दे रहे हैं कि तुम अपना जो ट्रेड है वो कहाँ कर सकते हो, नाइजीरिया में भी कर सकते हो। लेटर द कंपनी वॉज एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नाइजीरिया बिकम अ कॉलोनी गवर्न बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उसके बाद उसने तो, उन लोगों ने तो बोल दिया उस इंसान को, किसको, जॉर्ज को, कि तुम अपना ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो, और उसने अपना ट्रेड नाइजीरिया में शुरू भी कर दिया। लेकिन बाद में वो जो उसकी कंपनी थी, क्या नाम था कंपनी का, द नेशनल अफ्रीका कंपनी। ओके, तो ये किसने ले लिया, एक्वायर, यानी कि उससे ले लिया, यानी कि खरीद के लिया, ऐसे ज़बरदस्ती से नहीं, उससे खरीद लिया ये कंपनी, और ये ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गई ये अफ्रीका कंपनी। ओके, और नाइजीरिया बिकम अ कॉलोनी गवर्न बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, सो नाइजीरिया भी एक कॉलोनी बन गया ब्रिटिशर्स का। बिस्मार्क द Chancellor of Germany established the first German colony in West Africa in 1883। तो देखो बिस्मार्क जो कौन था, चांसलर था। चांसलर कौन होता है, जर्मनी का जो लीडर, ठीक है, चांसलर मतलब होता है लीडर। ओके, सो जो जर्मनी का लीडर था उसने अपनी फर्स्ट कॉलोनी बनाई थी, कहाँ पर, वेस्ट अफ्रीका में, इन 1883। ओके, इट वॉज नेम्ड एज टोगोलैंड। जर्मनी ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉलोनीज इन कैमरून एंड साउथ ईस्ट अफ्रीका। ओके, तो जो उसने कॉलोनी बनाई थी उसका नाम क्या दिया, टोगोलैंड। और जर्मनी ने अपनी कॉलोनी दूसरी जगह पे भी बनाई थी, कहाँ पर, कैमरून एंड साउथ ईस्ट वेस्ट अफ्रीका में। ओके, फ्रांस एस्टैब्लिश्ड दैट सुप्रीमेसी इन सेनेगल, गम्बिया एंड इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ऑफ कॉन्गो। तो फ्रांस ने अपनी सुप्रीमेसी कहाँ पर बना ली थी, सेनेगल, गम्बिया एंड नॉर्थ कॉन्गो में। ओके, इन 1883 आइवरी कोस्ट एंड आइवरी कोस्ट ऑल्सो बिकम अ फ्रेंच कॉलोनी। ठीक है, आइवरी कोस्ट भी 1883 में फ्रेंच की कॉलोनी बन गई थी। और बाद में क्या हुआ कि फ्रांस ने जो रीजन था दोमिया फ्रॉम पोर्चुगल, एक्वायर्ड फ्रॉम पोर्चुगल। तो जो रीजन था दोमिया का वो किससे, पोर्चुगल से ले लिया, और वो किसके अंदर में आ गया, फ्रांस के अंदर में आ गया। टिल 1994 France had established their colony over the region from Sahara Desert to Ivory Coast, okay, to the west and French Guiana. Okay, now Cape Colony and Natal in East Africa were held by England while Mozambique were अंडर स्पेनिश कंट्रोल। तो केप कॉलोनी और नेटल इन द ईस्ट अफ्रीका किसके पास था, इंग्लैंड के पास था, और मोजाम्बिक किसके पास था, स्पेनिश के पास था। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी वर इंटरेस्टेड इन द रीजन ऑफ ईस्ट अफ्रीका। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी को बहुत इच्छा थी ऐसे कि हमारा लैंड कहाँ पर हो, हमारी कॉलोनी ईस्ट अफ्रीका में भी हो। इसीलिए उन लोगों के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ। पैक्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट बनी, किसके बीच में, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक एग्रीमेंट सेट हुआ, जिसके द्वारा उन लोगों ने ये अपना बोला कि हम एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि जो लैंड में जो इंटरेस्टेड है उसको खुशी से वो दे देंगे। ओके, अगर फ्रांस को जो चाहिए वो उसको मिल जाएगा, जर्मनी को जो चाहिए उसको वो मिल जाएगा, इंग्लैंड को जो चाहिए उसको वो मिल जाएगा। ओके, अकॉर्डिंगली, इसीलिए अब क्या हुआ, The Sultan of Zanzibar was given Poiba Island and the coastal region to East Africa, while Madagascar was given to France, the coastal region of Africa to England and the south region of to Germany। ठीक है, तो उन लोगों के बीच में पैक्ट साइन हुआ था, इसीलिए ये जो भी लैंड्स यहाँ पर लिखे हैं, मदागास्कर, ओके, साउथ रीजन ऑफ जर्मनी टू दी साउथ रीजन टू जर्मनी, ये सारी चीज़ें उन लोगों की इंटरेस्ट की ही बेस पर हुई थी, जो जहाँ पर इंटरेस्टेड था उसको वहाँ पर वो कॉलोनी मिल गई थी। ओके, इन 1897 जर्मनी टुक ओवर द ईस्ट अफ्रीका रीजन फ्रॉम जर्मन ईस्ट अफ्रीका कंपनी। इंग्लैंड डिक्लेयर जंजीबार, पोम्बा आइलैंड एंड नयासलैंड, मलावी एज देयर प्रोटेक्टेटर्स एंड इट बिकम टू बी द नोन एज द ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका। तो देखो, प्रोटेक्टेटर्स मतलब क्या होता है, आ स्टेट कंट्रोल बाय अनदर स्टेट। ठीक है, वो स्टेट किसी और का होता है और वो कंट्रोल कोई और करता है। तो इंग्लैंड ने डिक्लेयर कर दिया था कि जंजीबार, पेम्बा आइलैंड एंड
नया नया सा लैंड को कौन कंट्रोल करेगा, ब्रिटिशर्स कंट्रोल करेंगे, और वो क्या बन गया, ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका। ओके, ये सारी लैंड्स को क्या बोलने लगे वो लोग, क्योंकि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी ना, तो इसका नाम क्या रख दिया, ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका। ओके, सो मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिस, त्रिपोली एंड इजिप्ट वर पार्ट ऑफ द नॉर्थ रीजन ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये सारे अफ्रीका के, नॉर्थ अफ्रीका के पार्ट थे। इन 1830 फ्रांस ऑलरेडी स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर अल्जीरिया। तो इन 1830 में फ्रांस के कंट्रोल में अल्जीरिया आ ही गया था। इटली, फ्रांस एंड इंग्लैंड वांटेड टू ऑक्यूपाई तुनिस। ठीक है, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड तीनों के बीच में कंपटीशन था, क्योंकि तीनों को क्या ऑक्यूपाई करना था, तुनिस। तीनों अपने रूल में लाना चाहते थे तुनिस को। ओके, इन दिस कॉम्पिटिशन फ्रांस वॉज सक्सेसफुल। देखो, चाहते तो इटली वाले भी थे, फ्रांस भी था और इंग्लैंड भी था, लेकिन सक्सेसफुल कौन हुआ, इवेंचुअली मिला किससे, फ्रांस को मिला था। एंड गॉट होल्ड ऑफ तुनिस फ्रॉम इट्स टर्किश सुल्तान। अब वो सक्सेस हो गया तो उसे तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगा तुनिस, सो उसने टर्किश सुल्तान से तुनिस ले लिया और ये फ्रांस के कंट्रोल में आ गया। ओके, तुनिस। Thereafter, France took hold of Morocco as well. Italy conquered Tripoli and Cyrenaica. Okay, so उसके बाद जब तुनिस मिल गया फ्रांस को, तो फ्रांस ने क्या किया, मोरक्को पे भी अपना होल्ड जमा लिया, अपना कब्जा कर लिया। और इटली ने क्या कॉन्क्यूर कर लिया, क्या इटली के अंडर में आ गया, त्रिपोली एंड साइरेनाइका। ओके, बोथ इंग्लैंड एंड फ्रांस वांटेड टू गेन होल्ड ओवर इजिप्ट। तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों क्या चाहते थे कि हमारा होल्ड हो जाए इजिप्ट पर। ओके, इजिप्ट हमारे अंडर में आ जाए। द ब्रिटिश बिल्ड रेलवे फ्रॉम अलेक्जेंड्रा टू कायरो। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने फ्रॉम अलेक्जेंड्रा से लेकर कायरो तक का रेलवे बनाया। स्क्विज कैनल दैट ज्वाइंटेड मेडिटेरियन एंड रेड सी वॉज बिल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ फ्रेंच डिप्लोमेट फेर्डिनेंड दी लेसेप। इन द बिगिनिंग इजिप्ट बोर द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो देखो, स्क्विज कैनल क्या था, देखो स्क्विज एक सिटी है इजिप्ट में। ओके, वहां पर उसके नाम पर है ये स्क्विज कैनल। और कैनल क्या होता है, देखो कैनल वाटर सप्लाई के लिए, शिप्स वगैरह या फिर ड्रेनेज वगैरह के लिए यूजफुल आता है। ओके, सो इसीलिए उन लोगों ने ये बनाया था स्क्विज कैनल, जो मेडिटेरियन एंड रेड सी को ज्वाइन करता था। ओके, और ये किसके अंडर में बना था, फ्रेंच के सुपरविजन में बना था। कौन था वो, फ्रेंच डिप्लोमेट फेर्डिनेंड डी लेप्सी। ठीक है, डिप्लोमेट कौन होता है, देखो जो अपॉइंट किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो फ्रेंच डिप्लोमेट के अंडर में ये स्क्विज कैनल बना था। और शुरू में जो इसका सारा एक्सपेंडिचर, जो सारा खर्चा आया था, वो किसने उठाया था, इजिप्ट ने उठाया था। ओके, However, later the expenditure of Suez Canal got so escalated that Egypt had to seek loans to meet it. तो उसके बाद देखो, शुरू में तो इजिप्ट पूरे खर्चे उठा रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो एस्केलेटेड मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो स्क्विज कैनल का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और क्या करना पड़ा, इजिप्ट को लोन्स लेना पड़ा ताकि वो इसको पे कर सके, इनको पैसे। क्योंकि बना कौन रहा था, फ्रांस वाले बना रहे थे, लेकिन पे कौन कर रहा था, पैसे कौन दे रहा था, यस, इजिप्ट वाले। इट बिकम इम्पॉसिबल टू रीपे इवन द इंटरेस्ट ऑफ द लोन, सो इजिप्ट पुट अप द शेयर्स ऑफ स्क्विज कैनल कंपनी फॉर सेल। तो देखो, इतना ज़्यादा उसका एस्केलेटेड हो गया, यानी कि इतना ज़्यादा खर्चा बढ़ गया। तो अब क्या करा इजिप्ट वालों ने कि उन लोगों ने क्या बोला कि हम लोग शेयर्स बेचेंगे स्क्विज कैनल का। ओके, क्योंकि ये इतना ज़्यादा उन लोगों का खर्चा बढ़ गया था कि पूरे पैसे तो छोड़, इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाता इजिप्ट। सो उसने अब एक अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, इसको शेयर्स बेचेंगे इसकी कंपनी को। ओके, स्विस कैनल कंपनी का। इंग्लैंड परचेज अ नंबर ऑफ शेयर्स दैट दस गेन पार्ट ओनरशिप ऑफ द कंपनी एंड स्क्विज कैनल। इजिप्ट बिकम इंडिपेंडेंट इन 1922। तो देखो, ब्रिटिशर्स तो यही चाहते थे कि ये बेचे और हम ले, और क्या हुआ, इजिप्ट वालों ने बेच भी दिया। तो फिर इंग्लैंड वालों ने ये सारे शेयर्स इसके परचेज किया और क्या हुआ, ओनरशिप बढ़ गई दोनों में। ठीक है, इजिप्ट वालों में और इंग्लैंड वालों में। ओके, इजिप्ट बिकम इंडिपेंडेंट इन 1922। देखो, इतना सब नहीं बताया, डायरेक्टली हमें बोल दिया कि बाद में क्या हुआ, इजिप्ट वालों ने भी स्ट्रगल किया, लेकिन 1922 में इजिप्ट को ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिल गई थी। ओके, सूडान टू द साउथ ऑफ इजिप्ट वॉज इट्स वसल स्टेट। वसल स्टेट क्या होता है, देखो जब कोई स्टेट किसी और के कंट्रोल में होता है, जो स्टेट को कंट्रोल कोई और करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वसल स्टेट। ओके, इंग्लैंड बाय द वर्च्यू ऑफ इजिप्ट बीइंग डीम्ड एज ब्रिटिश प्रोटेक्टेडर्स। तो देखो,
इजिप्ट के बिहेवियर की वजह से, क्योंकि इजिप्ट ने क्या किया था, इंग्लैंड को शेयर्स बेचा था स्क्विज कैनल के, ओके। इस वजह से क्या हुआ कि इजिप्ट की वजह से ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिशर्स प्रोटेक्टेटर्स कौन है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड, यानी कि प्रोटेक्टेटर्स मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब कोई स्टेट पे स्टेट कंट्रोल बाय अदर स्टेट, इसका मीनिंग क्या है, प्रोटेक्टेटर्स का मीनिंग है स्टेट कंट्रोल बाय अदर स्टेट। तो ऐसे इजिप्ट कर रहा था, ऐसे उसके एक्शंस थे कि ऐसा लग रहा था कि पूरे ब्रिटिशर्स ने, यानी कि फ्रांस, स्पेन, ये सारे नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड है ब्रिटिश प्रोटेक्टेटर्स, हैड ऑल्सो अज्यूम दैट द सेम रूल इन सूडान, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने जो थे इंग्लैंड वाले, उन लोगों ने अपना सेम रूल वहाँ पे भी अज्यूम कर लिया था सूडान में। सूडान वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर इंग्लैंड बिकॉज द नाइल। अब देखो सूडान इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि वहाँ पे क्या था, नाइल। अब नाइल क्या है, देखो नाइल वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। अच्छा देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि कॉन्गो, ठीक है, मैंने कॉन्गो क्या बोला था, वो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कॉन्गो बोला था कि वो भी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ओके। नहीं, कॉन्गो क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से, कॉन्गो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट रिवर है, डीपेस्ट, ओके। और नाइल क्या है, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। डीपेस्ट और लॉन्गेस्ट में फ़र्क याद रखो। सो नाइल वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट रिवर है, इसीलिए ये इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। द लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट ओरिजिनेट्स इन सूडान, ठीक है। तो इजिप्ट की जो लाइफलाइन थी वो कहाँ पे थी, सूडान में थी। इंग्लैंड विदाउट पेइंग हीड टू लोकल अपोजिशन इस्टेब्लिश इट्स सुप्रीमेसी ओवर सूडान। तो इंग्लैंड ने बिना अपने कॉम्पिटिटर्स के, उसके जो कॉम्पिटिटर्स है फ्रांस वाले, स्पेन वाले, पोर्चुगल, इन लोगों का बिना सोचे अपनी सुप्रीमेसी कहाँ पे जमा ली, सूडान में, कि अब सूडान किसका है, मेरा है, ओके, किसका, इंग्लैंड वालों का। टू फैसिलिटेट द मूविंग ऑफ ब्रिटिश आर्मी इन सूडान, ब्रिटिश बिगेन टू बिल्ड अ रेलवे ट्रैक फ्रॉम उगांडा टू सूडान, ठीक है। ताकि देखो जो ब्रिटिश आर्मी है वो लोग अपनी इंग्लैंड वाले आर्मी अपनी सूडान में भेज सके, इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, रेलवे ट्रैक बनाया फ्रॉम उगांडा टू सूडान, ओके। फ्रांस एक्सेप्टेड इंग्लैंड्स क्लेम टू ऑन सूडान एंड इट एक्सचेंज आज फॉर सम फैसिलिटी इन दी वेस्टर्न पार्ट इन अफ्रीका। तो फ्रांस ने क्या बोला कि ठीक है इंग्लैंड वाले भैया, तुम ले रहे हो तो ले लो, लेकिन मेरे को इसके बदले क्या चाहिए, सूडान के बदले कुछ फैसिलिटी चाहिए वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका में, ओके। केप कॉलोनी एंड नेटल इन दी सॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका वर अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, ओके। केप कॉलोनी एंड नेटल किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिश के कंट्रोल में था। और ऑरेंज फ्री स्टेट एंड ट्रांसवाल किसके कंट्रोल में था, डच के कंट्रोल में था, ओके। गोल्ड माइन्स वर डिस्कवर इन जोहानेसबर्ग एंड इट अट्रैक्ट यूरोपियंस नेशन टू साउथ अफ्रीका। तो जो गोल्ड माइंस थे वो कहाँ से मिलते थे, जोहानेसबर्ग में से। ये कहाँ पे था, साउथ अफ्रीका में था। इसीलिए यूरोपियंस को क्या हुआ कि इतने गोल्ड माइंस मिल रहे हैं हमको, तो अब तो हमको हमारी कॉलोनी इधर पे चाहिए ही चाहिए। उन लोगों ने ऐसे सोच लिया था। दिस रिजल्टेड इन इंग्लैंड्स डिसीजन टू कंसोलिडेट इट्स कॉलोनी इन दी साउथ ईस्ट रीजन एंड नेम इट यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका। और देखो जब उन लोगों ने पूरा अपना मन बना ही लिया है, यूरोपियंस देखिए हमको यहाँ पे कॉलोनी चाहिए, तो भाई वो यूरोपियंस है, उन लोगों ने तो पूरा वर्ल्ड कब्जा कर लिया है ऑलमोस्ट, ओके। तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे भी अपनी कॉलोनी बना ली और इसको नाम क्या दे दिया, देखो कॉन्सुलेट वेट मतलब क्या होता है, कैप्चर, ठीक है। तो उन लोगों ने ये भी कैप्चर कर लिया, ओके, साउथ रीजन अफ्रीका का, और इसको नाम क्या था, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, ओके गाइज। एट अबाउट द सेम टाइम, और उसी वक्त पोर्चुगीज ने अपना कंट्रोल कहाँ पर कर लिया, अंगोला, पोर्चुगीज ने अपना कंट्रोल अंगोला में कर लिया। और सम आइलैंड इन दी जीनिया कोस्ट, सम पार्ट ऑफ मैक्रो कम अंडर द स्पेनिश रूल, ओके। जीनिया में और कुछ आइलैंड्स पे और मैक्रो में किसने कंट्रोल कर लिया, स्पेन ने, ओके। सो दस वी लर्न about the history of European colonialism in the next lesson we will learn about the influence of European colonialism in India। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि यूरोपियन सारी जगह गए थे और अपनी अपनी कॉलोनीज बना ली थी, बहुत सारी जगह, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में ही 95% उन लोगों की कॉलोनी थी पूरे वर्ल्ड में, ओके। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ने वाले कि ब्रिटिशर्स ने कैसे इन्फ्लुएंस किया इंडिया में, ओके। सो गाइज हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, ये सेकंड चैप्टर। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।